छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं वीकली पॉडकास्ट में। हाँ जी दोस्तों, और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रॉम द इंटायर ग्लोबल ट्रेडर टीवी टीम। और एक इंपॉर्टेंट सूचना आगे बढ़ने से पहले, अगर आपके पास वक्त है तभी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज की उड़ान जरा लंबी होने वाली। तो थम जाए, वक्त है तो इसको आगे कंटिन्यू करें, वरना इसको डाउनलोड कर ले जब आपको वक्त मिले, तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भैया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, ट्रेडिंग में जो दिक्कतें होती हैं उसे कैसे रिजॉल्व करना चाहिए, यार एक सही ट्रेडिंग अप्रोच, सही ट्रेडिंग माइंडसेट सीखने के लिए, करने के लिए किस चीज की जरूरत है, यार क्यों हमें मेंटर चाहिए। तो ये सारे दिक्कतों के बारे में आज हम बात करेंगे, और साथ ही साथ हमारे जो एक सब्सक्राइबर है जिनका एक सवाल है, मैंने उसे भी लिया है, एंड में हम उसका भी सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि कैसा रहेगा अगला हफ्ता। थैंक यू। तो वंस अगेन मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली पॉडकास्ट में। सैनिक सर आपका और उमेश भाई आपका भी, दोनों का स्वागत है। एंड आई होप ये महीना एंड हम सभी का बहुत अच्छा गया होगा, बट स्टिल नेवरदलेस स्टार्ट करते हैं सैनिक सर आपसे। आप इस वीक के स्टार ऑफ द वीक हैं। आपने जैसा कहा था लास्ट वीक, मार्केट बिल्कुल वैसा ही गया। और मैं कुछ रिसर्च भी कर रहा था, क्योंकि लास्ट वीक एक्चुअली हमने आइडेंटिफाई किया था और आपने बोला था 21,124, डेफिनेटली वो मैं आप पुट भी कर दूंगा। तो सर मुझे ये जानना है कि ये 21,124 ये कैसे आया, कब आया, क्यों आया, मतलब यार मेरे न, मेरे मेरे पास भी सर ये नहीं था, बट 21,124 हाउ डिड यू, वेयर डिड यू एंड हाउ डिड यू, आपको कैसे पता चला कि यार ये नंबर आ सकता है, इतना परफेक्ट नंबर, और मार्केट ने ठीक इस नंबर को रेस्पेक्ट भी किया। नहीं नहीं, मैं 30 साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ। मैं कभी भी एक नंबर पे अटल नहीं रखता हूँ कि यही होगा, यही नंबर आएगा। ये क्या हुआ, 2 हफ्ते पहले आपने हमारे डिस्कशन में मैंने बताया कि वो टाइम था 20,000, 21,000 कुछ 900 800। मैंने बताया कभी भी मार्केट तो 20,900, 21,900 या 19,900 ऐसे पे वो अटका नहीं रहेगा। वो नेक्स्ट 1,000 क्रॉस करके ही सबको बुल बना के वो नीचे आएगा। तो वो तो ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। कभी भी देखिए, कोई भी टॉप देखिए, इंटरमीडिएट या मेजर टॉप, कभी भी वो 21,000, 800, 900 सीरीज में वो कभी तो क्लियर था। अभी 21,124, सब लोग टेक्निकल एनालिस्ट क्या बोल रहे थे कि 22,200 ही पहला रेजिस्टेंस है, पहला पड़ा। सो जनरली जब कंसेंसस रहेगा 22,200, तो 22,200 नहीं आएगा, या उसके ऊपर जाएगा, या उससे नीचे ही टर्न हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि वो 22,200 तो नहीं आएगा। तो अभी वो ऊपर जाने का भी चांस है, मगर कम लग रहा था, क्योंकि वो प्रीवियस हफ्ते में ही वो मार्केट वीकनेस दिखा रहा था। अगर देखिए आप, दिसंबर 21 को बहुत वीकनेस दिखाया मार्केट ने। तो मैंने सोचा लास्ट लेग में जा सकता है 22,000, क्योंकि राउंड नंबर से ज्यादा जाएगा। मगर 22,200 तो कम प्रोबेबिलिटी लग रहा था मुझे। तो ये 22,124 तो प्योर तुक्का था। क्यों तुक्का था? क्योंकि ये 22,200 से नीचे आए, नीचे टॉप बनेगा, मैंने सोचा था। 22,124 किधर से आया? मैंने सोचा कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्रोग्राम है, तो ऐसे ही न्यूमरोलॉजी लगाओ कि 22,124। सब लोग फिबोनाची लगाते हैं, ज्ञान लगाते हैं, हम हमारे ज्ञान लगाया कि ये 22,124 हो सकता है। तो मैंने तो ऐसा, मेरा चांस अगर कोई पूछा तो वो ऐसे ही तुक्का है, वो कुछ ऐसा कैलकुलेशन से कुछ नहीं है। ग्रेट। एक कैलकुलेशन इतना है कि वो 22,000 से ऊपर जाएगा, 22,200 से नीचे आएगा। वो 200 पॉइंट में ही कहीं ना कहीं टॉप हो सकता है, मैंने सोचा था। इतना ही। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। नहीं सर देखो, ओवरऑल जहां मैं तक मैं मानता हूँ यार, 124 आए या 200 आए, एट द एंड अगर आपका महीना प्रॉफिट में जा रहा है सर, उससे बड़ी बात नहीं है। उमेश, अब मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, यार आप पहले बताओ कैसा रहा हफ्ता, कैसा रहा महीना, और जो हमने एनालिसिस किया था या जो आपने एनालिसिस किया था, क्या मार्केट वैसे ही बिहेव कर रहा था? देखिए, लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, लास्ट वीक तो मैं अवेलेबल नहीं था, बट उससे पहले हमने एक लेवल दिया था 22,200 के आसपास का था, कि वहां तक बाजार एक बार टच कर सकता है। मेरे को भी लग रहा था कि 22,200 के आसपास बाजार जाएगा। बट हुआ क्या वहां पे कि 20 जो भी मतलब 22
जो भी 22,124 के आसपास का हाई बना के वहां से कुछ रिवर्सल देखने को मिला। बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट मैंने कुछ चार्ट्स पे कुछ इंडिकेशंस देखे, और इंडिकेशंस में वहां पे कुछ ऐसा लगा कि ये जो एरिया है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेस है। बेटर रहेगा अगर मैं चार्ट पे आपको दिखा पाऊँ, हाँ प्लीज 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 प्लीज। है ना? आप दोनों को अलाउड देखिए है, आप कभी भी एक्सेस ले मैं, सकते हैं, एक्सेस मैंने दे रखा है। हाँ जी, ये आपको दिख रहा है चार्ट? हाँ जी हाँ हाँ जी दिख हाँ रहा है जी। सर। हाँ, तो ये मैं आपको ना कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या था, मैं डेली चार्ट पे मैं गया था, और डेली चार्ट पे सबसे पहले कुछ इंडिकेशंस थे जो यहाँ पे देखने को मिले थे। जैसे कि आप यहाँ पे हाई देखेंगे 22,115 के आसपास का हाई यहाँ पे इंडेक्स में दिखा रहा है। और इसके बाद एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको मतलब टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में इवनिंग स्टार बोलते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली, बट यहाँ से एक राइजिंग वेज पैटर्न मुझे देखने को मिला था इधर। और राइजिंग वेज की वजह से हमने यहाँ से, जो जिस दिन बाजार में गैप अप ओपनिंग हुई थी, आपको याद होगा गैप अप ओपनिंग हुई हम्म। थी 175 के पॉइंट के आसपास, बाजार बुलिश था। और वहीं पे ही हमने मॉर्निंग में ही अपनी पुटे खरीदने चालू कर दी थी। रीजन उसका क्या था, क्योंकि यहाँ से लग रहा था कि ये जो राइजिंग वेज पैटर्न है इसका ब्रेकडाउन हुआ हुआ था। बेसिकली बाजार खुला था गैप अप, यहाँ पे ये जो कैंडल देख रहे हैं, बेरिश कैंडल देख रहे हैं, उस दिन बाजार गैप अप ओपन हुआ था, बट गैप अप ओपन होने के बाद ही बाजार जो था अपने सपोर्ट लेवल के नीचे ही था। तो हम्म। उस वजह से और साथ साथ अगर आप एमएससीडी में देखेंगे तो इधर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे थे। जब जैसे कि मेरे को एनालिसिस करते हुए कोई 14-15 साल हो गए हैं, 2008 से ही मैं चार्टिंग कर रहा हूँ, तो काफी टाइम मेरे को हो गया है। तो ऐसा ना, मैंने लास्ट में प्रीवियस काफी दिन पहले भी ऐसे देखा है, मतलब मेरा जो इतिहास, जो चार्ट इतिहास है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ऐसे पैटर्न्स मैंने कई बार देखे हैं कि जब भी राइजिंग वेज पैटर्न होता है और साथ साथ नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिलते हैं, तो वहां पे एक बड़ा ब्रेकडाउन आता है। हालांकि मैंने हम्म। यहाँ से जब ब्रेकडाउन आया था तो टारगेट जो था वो 22,900 का मैं लेके चल रहा था, और आज भी मैं 22,900 का टारगेट कहीं ना कहीं लेके चल रहा हूँ कि माफ कीजिएगा, 20,900 का टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 20,900 तक बाजार एक बार आना चाहिए, हम्म। करेक्शन देना चाहिए, यहाँ तक इस लेवल तक तो बाजार आना चाहिए। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि बाजार थोड़ा वीक ही रहेगा। दूसरा, आज के दिन एक ट्रेड हमने बनाया था, वो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि प्लीज। यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। एक पैटर्न फॉर्म हुआ था यहाँ पे, इस जगह आप देख पाएंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ था। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न की वजह से यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख रहे होंगे, इसे आप सपोर्ट लेवल भी कह सकते हैं। चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी पहले इसमें ब्रेकडाउन था। आज बाजार कुछ यहाँ पे ओपन हुआ था इस जगह पे। जब बाजार यहाँ पे ओपन हुआ था तो जैसे ही बेरिश कैंडल बनने लगी तो वहां से ये अपने लेवल को रिटेस्ट करने आया था। अगर आप हम्म। देखते हैं, जो हाई बना था 22,124, एक जो भी हाई बना था, और यहाँ पे एक सपोर्ट बना था जो 21,440 रुपए का था। तो दोनों के जो डिफरेंस, जो दोनों में जो डिफरेंस था वो 600 पॉइंट के आसपास का माना जा रहा था। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि अगर बाजार 21,400 के नीचे जाता है तो 600 पॉइंट की करेक्शन देगा, तो वही मेरा जो टारगेट था 20,800 से 900 का, मेरे को लग रहा था कि आ सकता है। और ब्रेकडाउन के बाद जब बाजार यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि बाजार रिटेस्ट करने आया, और रिटेस्ट के बाद ये डाउनसाइड पुल बैक दे सकता है। तो इस हम्म। वजह से भी मुझे अभी लग रहा है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी बाजार में गिरावट आएगी, और इस वजह से आज भी हमने कुछ शॉर्ट पोजीशन बाजार में बनाई थी। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। तो चलिए, जैसा कि अब आपने चार्ट खोल दिया है, तो बाकी जो मेरे क्वेश्चंस है जो कि हम हर हफ्ते जो ट्रेडर के जो कॉमन चैलेंजेस होते हैं उस पे हम बात करते हैं वो करेंगे, बट पहले हम अब चार्ट खोलेंगे, तब चार्ट पे डिस्कशन होगा। तो उमेश, मैं चाहता हूँ ना कि आप मुझे एक अगले हफ्ते का मोटा मोटा एक रेंज बताएं कि क्या लग रहा है बाजार कहाँ से टूट सकता है, कहाँ तक जा सकता है, तो उस फिर हम सैनिक सर पे आएंगे, फिर वो बताएंगे। देन वी लेटर हम्म। मूव ऑन सेगमेंट बाय सेगमेंट। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे, मैं अभी भी वीक हूँ बाजार में, और मुझे लग रहा है कि 20,900 के लेवल्स हैं बाजार में, आ सकते हैं। अभी का फिलहाल सिचुएशन देख के मैं कह सकता हूँ, बट कल सिचुएशन चेंज हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अभी भी मैं अगर मैं लेवल लेके चलूँ, तो अगर बाजार को बुलिश होना है तो उसे 21,500 का लेवल काटना पड़ेगा। अगर यस। 21,500 के ऊपर जाता है तो वहां से लग रहा है कि 21,700 21,800 के लेवल आ सकते हैं। बट अगर मैं इस लेवल से बात करूं, करंट लेवल से बात करूं, तो मुझे एक बार 20,900 के आसपास लग रहा है। रीजन उसका क्या है कि अगर आप देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है, और अगर आप डेली चार्ट्स पे अगर आप देखें तो डेली चार्ट में भी डाइवर्जेंस अभी भी दिखाई दे रहे हैं, अभी भी कोई हम्म। भी कन्वर्जेंस नहीं है। और दूसरी बात, जो यहाँ पे हम राइजिंग वेज की बात कर रहे थे, तो राइजिंग वेज पैटर्न का जो टारगेट है वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। तो इस वजह से मैं फिलहाल बाजार में बेरिश ही रहूंगा। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। तो आपके हिसाब से मार्केट में भी फिलहाल हमारे पास दो लेवल है। अपसाइड के लिए 21,500 का लेवल है, और नीचे के साइड जो मैक्सिमम अभी दिख रहा है फिलहाल एज पर दी सिनारियो
20,800 या 900 का जो लेवल दिख रहा है, राइट? बिल्कुल है। ओके, और आपने यहाँ पे बात की एक डाइवर्जेंस, तो मैं चाहता हूँ ना थोड़ा सा आप हमारे लोगों को डाइवर्जेंस के बारे में बताएं। व्हाट इज डाइवर्जेंस और कितने तरह के डाइवर्जेंस होते हैं मार्केट में, एक छोटा सा शॉर्ट ओवरव्यू, हाँ जो आप देखिए, इंडिकेटर की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, देखिए वैसे मैं इंडिकेटर्स में बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करता, और काफी लोग हैं जो इंडिकेटर लगा के बैठते हैं। मैं इंडिकेटर पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करता, बट एक इंडिकेटर है जो है एमएसीडी, जिसकी फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। कन्वर्जन डाइवर्जेंस का मतलब होता है, कन्वर्जन मतलब पास आ रहा है, डाइवर्जेंस मतलब दूर जा रहा है, पास आ रहा है दूर जा रहा है, पास आ रहा है दूर जा रहा है। हमें कन्वर्जन डाइवर्जेंस हमें तब स्टडी करनी चाहिए जब कैंडल स्टिक के साथ, प्राइस के साथ हमें देखना है। अगर आप कई लोग मैंने देखे हैं, कई बार कई लोगों को मैंने देखा कि एमएसीडी यूज तो कर रहे हैं, बट उसे इंडिविजुअली यूज कर रहे हैं, सिर्फ वो बस इसी को देख रहे हैं। यहाँ पे मैं जो कन्वर्जन डाइवर्जेंस यूज करता हूँ, मैं बेसिकली डाइवर्जेंस यूज करता हूँ कि प्राइस का बिहेवियर क्या है और डाइवर्जेंस किधर की तरफ जा रहे हैं। प्राइस अपसाइड जा रहा है और डाइवर्जेंस नेगेटिव है, इट मींस कि ऊपर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, डिस्ट्रीब्यूशन फेस है। सेम अगर डाउन ट्रेंड में बाजार चल रहा है और बाजार लगातार नीचे आ रहा है और पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रहे हैं, हम नेगेटिव और पॉजिटिव डाइवर्जेंस की बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि कहीं से भी बाजार में बाइंग आ सकती है। तो उस केस में आपको कोई ना कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। दूसरे केस इसमें ये रहता है कि अगर मेरे को नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस बने हैं, तो मैं सिर्फ एमएसीडी के बिहाफ पे ट्रेड नहीं कर सकता, मुझे पैटर्न्स देखने पड़ेंगे। हम्म। पैटर्न्स में मैं डबल टॉप और ट्रिपल टॉप हमेशा देखता हूँ। डबल टॉप ट्रिपल टॉप ऑलरेडी सेलिंग के इंडिकेशंस होते हैं, बट डाइवर्जेंस उसमें सिर्फ एक ऐड ऑन कर देता है, मतलब एक आपका कहने का एक कंफर्मेशन दे देता है। सपोर्टिंग जैसे फॉर एक्टर की एग्जांपल, तरह। यस यस यस, अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी अनजान शहर में जा रहे हैं और आपको कहीं जाना है, तो आप किसी से रास्ता पूछेंगे, वो बता देगा भाई राइट होके सीधा चले जाओ। ठीक है, फिर आप दूसरे से पूछते हैं, उसने भी वही बताया, तो फिर आप तीसरे से पूछने की आपको जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है दो लोगों ने एक ही एड्रेस बताया है या एक ही डायरेक्शन बताई है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं ऐसा कंफर्मेशन के लिए एमएसटीडी को यूज करता हूँ। और जैसे कि अगर आप देखेंगे फिलहाल, अगर आप मैं थोड़ा सा और एग्जांपल देना चाहूंगा कि यहाँ पे हाई और हाई बन रहे थे। ये इस हाई ने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, इस हाई ने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, बट उस केस में अगर हम डाइवर्जेंस चेक करें तो डाइवर्जेंस लगातार नेगेटिव थे। ये हम्म। बार्स है, हिस्टोग्राम सही है। अगर देखो यहाँ पे प्राइस चल रहा है 20,940 रुपए, बार्स पूरे ऊपर है, और उसके बाद प्राइस चला जी 21,177 रुपए। तो इस प्राइस में और इस प्राइस में बहुत फर्क है। तो बार्स भी ऊपर होने चाहिए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्राइस का ही रिफ्लेक्टर है कहीं ना कहीं। तो बार्स नीचे, इट मीन्स कि भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। अब कुछ ना कुछ होने वाला है, वो होगा कहाँ? कहने को तो अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते थे, हम्म। डाइवर्जेंस तो यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स देखने पड़ेंगे, या तो आप कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करो, या फिर आप डबल टॉप ट्रिपल टॉप फॉलो करो। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे एक राइजिंग वेज पैटर्न फाइंड करा था। ठीक है, हम ये नहीं कहते, देखो टॉप पे हर कोई नहीं सेल कर सकता। कोई कहेगा जी मैंने 22,000 पे बेच दिया था। भाई तुम 22,000 पे बेच दिया होगा तो फिर आपने क्या करा होगा, 21,900 पे पोजीशन कवर भी कर ली होगी। ठीक है, आप जल्दी हो गए बिल्कुल ठीक है, बट आपने कमाया क्या, वो मैटर करता है। बट हमने क्या करा था, हमने एक राइजिंग वेज पैटर्न देखा, उसके अकॉर्डिंगली हायर हाई बन रहे थे, डाइवर्जेंस नेगेटिव थे, हमने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई। हमने हम्म। यहाँ शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाई, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने टॉप पे नहीं बेचा, मैंने यहाँ पे बेचा था, इस जगह बेचा था, बट उस दिन मैंने अच्छा पैसा कमाया। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि डाइवर्जेंस, अगर प्राइस कुछ और कह रहा है और एमएसीडी उसके अगेंस्ट चल रहा है, तो इट मींस कि कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। सैनिक सर, आपको कुछ ऐड ऑन करना है डाइवर्जेंस के ऊपर? ये मैं भी डाइवर्जेंस देखता हूँ। मैं आरएसआई पे बहुत काम करता हूँ। ये सब तो एमएसीडी पे कर रहे हैं, तो मैं आरएसआई पे काम करता हूँ। तो आरएसआई या एमएसीडी दोनों मूविंग एवरेज का ही है। तो ये जो डाइवर्जेंस मिलता है, ये रेगुलरली नहीं मिलता है। और डाइवर्जेंस जब भी देखने क्या है, मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देखा हूं कि अगर आप वीकली में डाइवर्जेंस मिला तो वो मोर पावरफुल सिग्नल होगा। अब डेली पे डाइवर्जेंस सर्टनली पावरफुल सिग्नल है, मगर वीकली में आया तो मोर पावरफुल है। और कभी कभी क्या होता है, डाइवर्जेंस बुल मार्केट में डाइवर्जेंस नहीं चलता है। बेयर मार्केट में पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि बॉटम हो गया। मगर हम्म। बुल मार्केट में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये टॉप हो गया है। टॉप होने के लिए एक तो डाइवर्जेंस देखना पड़ता है, एक तो प्राइस एक्शन, एक सेंटिमेंट, एक फंड फ्लो वगैरह वगैरह। ये एक ही चीज से मैं कभी भी मार्केट का कैसा रुख हो रहा है या बदल रहा है, मैं ऐसा डिसाइड नहीं करता हूं। मगर
नेगेटिव जब गिर रहा है उधर पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया तो मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा है। जब वो पॉजिटिव जब बुल मार्केट में डाइवर्जेंस आएगा, नेगेटिव डाइवर्जेंस, उससे ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि बेयर मार्केट में पॉजिटिव डाइवर्जेंस होने का। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। तो चलिए इस पे उमेश आपके पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, ताजा ताजा मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है यार। कहीं देखो, जैसा कि अभी आप यूज कर रहे हो, लाइक इंडिकेटर यूज कर रहे हो, तो मेरा क्वेश्चन है कि कहीं कभी ऐसा होता है कि यार प्राइस एक्शन भी मेरा वो बोल रहा है, कैंडलस्टिक भी मेरा बोल रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट, एक सिनेरियो हाइपोथेटिकल एक सिनेरियो लेते हैं, मार्केट नीचे आएगा, और डाइवर्जेंस भी बोल रहा है मार्केट नीचे आएगा। तो जब सब एक ही साथ हो जाता है तो क्या आप अपने पोजीशन साइजिंग इंक्रीज करते हो, एज अ पिरामिडिंग करते हो, या फिर जो आपने एक बार ले लिया बस उसी पे आप सेट रहते हो? क्या करते हो? व्हाट इज योर देखिए, स्ट्रेटजी बिहाइंड टू हाँ, ऐड ऑन पोजीशंस, और राइट राइट। व्हाट डू यू डू? देखिए, कभी भी ऐसा होता है कि कई बार ऐसा देखने को मिलेगा, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मैं चार्ट में भी दिखा दूंगा कि कैंडलस्टिक ने भी कंफर्मेशन दी है, प्राइस पैटर्न ने भी कंफर्मेशन दी है, और डाइवर्जेंस भी कह रहे हैं हाँ भी जो तुमने करा है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि पोजीशन साइजिंग तो बढ़ाते बढ़ाते हैं, बट उस टाइम हम प्रॉफिट राइड करने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट राइडिंग क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हर बंदे का स्टाइल अलग होता है ट्रेड करने का, हर ट्रेडर का अलग स्टाइल है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि तुम सही हो तुम गलत हो। हर बंदा अपने हिसाब से करके पैसा कमा लेता है। कोई चाहता है कि वो प्रॉफिट राइड करना चाहता है, कोई कहता है जी मैं कुछ जॉबिंग ट्रेडिंग या फिर छोटा छोटा लेके ही मैं खुश हूँ। तो उस केस में जब हमें तीनों कंफर्मेशन मिलते हैं तो हम वहां पे कुछ इंडिकेटर्स की हेल्प से तो हमें प्रॉफिट राइडिंग की कोशिश करते हैं कि बाजार अगर अपसाइड है तो उसको हम राइड करेंगे। ठीक है, और अगर बाजार में ये पैटर्न अगर टॉप पे मिला है और लग रहा है कि बाजार यहाँ से गिर सकता है, बेरिश जोन में है, तो उसमें हम सेलिंग करके अपनी पोजीशन राइड करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमारा क्या होता है, पोजीशन साइजिंग से ज्यादा हमारा प्रॉफिट राइड करने का थोड़ा सा ज्यादा ओके, मतलब बेसिकली फोकस रहता है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सैनिक सर, अब आप बताएं कि हाउ डू यू डू एंड व्हाट डू यू? हाँ, तो मैं अभी बोला कि जब मैं मार्केट में आता हूं, मैं डे ट्रेडर हूं, स्विंग ट्रेडर हूं, एंड पोजीशन ट्रेडर हूं, और मैं इन्वेस्टर भी हूं। तो अभी अगर तो सर मैंने आपका नाम रखा, यू आर अ ट्रेंड ट्रेडर। ट्रेंड ट्रेडर, सो अभी क्या है, आ, हम ट्रेडिंग के बारे में ही बात करेंगे, इन्वेस्टिंग का छोड़ो। अभी एक मैं देखता हूँ, एक तो डाइवर्जेंस हो गया, एक सेंटीमेंट हो गई, और प्राइस एक्शन। मैं स्क्रीन रीडिंग पे बहुत कंसंट्रेट करता हूँ, स्क्रीन रीडिंग पे। तो मुझे जो स्क्रीन रीडिंग में मिलता है, जो भी देखता हूँ प्राइसेस कैसे मिल जाते हैं, पहला वो प्राइस एक्शन देखता हूँ। सो स्क्रीन रीडिंग पे, वो स्क्रीन रीडिंग क्या होता है, मैं आपको एक अच्छी सी एक सीक्रेट बताता हूँ। ये देखिए, आज थर्सडे हो गया, ये हो गया है ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या हुआ, 23 सर जनवरी। स्क्रीन शेयर कर दो ना, अच्छा रहेगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई डिडंट शेयर योर स्क्रीन। ओके, या आपको दिख रहा है सर? हाँ सर। हाँ, तो आप ये देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये अच्छी उदाहरण है, आप ये यूज कर सकते हैं। आपको वेरी हाई प्रोबेबिलिटी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ये देखिए, ये हो गया ट्यूसडे का पैनिक सेलिंग, आपको दिखा रहा है ना, पैनिक सेलिंग। उस दिन 333 पॉइंट्स गिरा मार्केट। तो क्या हुआ, लास्ट हाफ एन आवर में सिर्फ प्राइस गिरा मगर वॉल्यूम नहीं थे। इसलिए वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो फ्यूचर्स में था, उस दिन था 21,460, 21,460 वीवैप था। मगर क्लोजिंग प्राइस क्या था, 21,194 कुछ, वो भी डिस्काउंट में चल रहा था। निफ्टी फ्यूचर्स VWAP was 21,460. Closing price was 21,200, 21,194 exactly. तो ये 260 पॉइंट डिफरेंस है। जब भी 200 पॉइंट्स के ज्यादा अगर क्लोज हुआ, डिफरेंस हुआ, तो आप ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टाइम वो वीवैप को जाएगा 3 दिन, 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जाएगा। तो जब वो ट्यूसडे को जब क्लोज हुआ, सब लोग बहुत बेरिश हो गए थे क्योंकि वो 300 पॉइंट गिरा था। मैंने नेक्स्ट डे सबको बताया कि आप अभी बेरिश नहीं होने का, क्योंकि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि वो वीवैप जाएगा, वो वीवैप तक जाएगा। तो आप कल देखिए क्या हुआ, ओपनिंग तो वीक था, उसके बाद कितना तक गया, 21,460 के
आसपास जाके और छलांग मार के 21,500 कुछ गया निफ्टी फ्यूचर। तो अगर जब भी वीवैप और प्राइस का 200 पॉइंट्स, सोचो कि 150 to 200 पॉइंट्स डिफरेंस हो, तो आप नेक्स्ट डे रिवर्स पोजीशन लेने का। रिवर्स पोजीशन क्या है इसमें, इधर तो बेरिश था, आप बुलिश पोजीशन लेने का। और एक उदाहरण देता हूं, आप देखिए, ये है दिसंबर 21 को। दिसंबर 21 को क्या हुआ, 20 दिसंबर को ऐसे ही हुआ। उस दिन भी 300 पॉइंट गिरा, उस दिन भी 200 पॉइंट वीवैप और क्लोजिंग प्राइस में डिफरेंस था। तो उस दिन नेक्स्ट डे देखिए क्या हुआ, नेक्स्ट डे नीचे आया, नेक्स्ट इमीडिएटली ऊपर गया। सेम सिमिलर पैटर्न, इधर भी देखिए उधर भी देखिए, सिमिलर पैटर्न। तो ये ऐसा हो सकता है कि आप उस दिन लास्ट हाफ एन आवर में क्या होता है, सब लोग पैनिक हो जाते हैं, तो वो ऐसा पैनिक होके आप सेल करके जाते हैं, तो नेक्स्ट डे रिवर्स होता है। तो यही वो उस दिन भी ऐसा हुआ, ये टाइम भी ऐसा हो रहा है। तो सिमिलरली ऊपर भी ऐसा ही होता है, जब लास्ट हाफ एन आवर में अगर चढ़ गया मार्केट, ये देखिए इधर इधर तो इधर भी ऐसा हुआ, सॉरी ये ओके, ये लास्ट हाफ एन आवर में ऐसा चढ़ गया, तो इधर 12 जनवरी फ्राइडे को, उस टाइम पे भी वो प्रॉब्लम था कि वीवैप और क्लोजिंग प्राइस में बहुत अंतर था। अगर अंतर है तो नेक्स्ट डे देखिए नीचे आएगा। तो वही एक आप समझ के जाइए कि जब सब लोग पैनिक होते हैं, वीवैप और प्राइस देखिए, अगर बहुत सारी डिफरेंस हो या 150 200 260 पॉइंट डिफरेंस था, तो ऑलमोस्ट सर्टेनली नेक्स्ट डे तो रिवर्सल होएगा। बट ये मेजर ट्रेंड का नहीं बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट डे का बोल रहा हूं या नेक्स्ट 2 डेज का बोल रहा हूं। तो ऐसा आप सोच के आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो या बीटीएसटी कर रहे हो या एसटीबीटी कर रहे हो, इससे आपको फायदा मिलेगा। तो मैंने बहुत लोग को फायदा, एंड आज देखिए सब लोग पूरा से पूरा शॉर्ट कवरिंग करके गए थे कि तो अभी तो ऊपर छलांग मारेगा, तो आज क्या हुआ, आज भी नीचे आया। तो ये डे ट्रेडिंग का ये सीक्रेट है। और एक सीक्रेट मैं बोलता हूं आपको, जब भी आप ये एक डायरेक्शन पे चल रहा है मार्केट, ये आज सुबह से सेलिंग चल रहा था, आप 1:30 को देखिए, 1:30 बजे क्या हो रहा है, उधर कुछ पैटर्न में वो कुछ नीचे नहीं जा रहा है, 1:30 1:45 को नीचे नहीं गए तो डेफिनेटली एक रिवर्सल हो जाएगा। तो आज भी देखिए 1:30 1:45 को बॉटम होके रिवर्स हो गया। ये इंट्राडे रिवर्सल है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये एक सीक्रेट है। एक पैटर्न रिकग्निशन आप किए तो आपको यू विल मेक मनी मोर ऑफन देन नॉट। आज विद गॉड्स ग्रेस हमने वी डिड वेरी वेल बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न। वी वेंट इन द मॉर्निंग, सोल्ड अक्रॉस द बोर्ड एंड कवर्ड इट बिफोर 1:30, एंड उसके बाद हम ऐसा नहीं सोचे कि अभी डबल लॉन्ग जाओ, ऐसा नहीं सोचे कि हमने कवर करके हमारा जो मेंटीज है सब लोग पैसा कुछ अच्छी तरह से बनाए आज। तो ऐसा रेगुलर अपॉर्चुनिटीज मिलता है, ऐसा नहीं कि ये दिन हो गया नेक्स्ट डे नहीं मिलेगा आपको। यही नेक्स्ट वीक को मेरे ख्याल से ये जो अभी तो भाई साहब भी बताया कि उमेश शर्मा भी बताया कि ये तो वीक मार्केट है, मगर वीक मार्केट बोले तो क्या, ये ऐसा नहीं कि रोज गिरेगा। जब वो ऊपर जाएगा तो वो टाइम आप सेल ऑन स्ट्रेंथ करना पड़ता है। एसओएस मैंने ऐसा अब्रिविएशन निकाला है, एसओएस बोले तो सेल ऑन स्ट्रेंथ। ये एसओएस मार्केट है, ये बीटीएफडी मार्केट नहीं। बीटीएफडी मींस बाय द एवरी डिप। सो ये हो गया अभी एसओएस, क्योंकि भाई साहब ने बताया कि ये जो आरएसआई डाइवर्जेंस है और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न में भी बता रहा है कि ये जो 2 कैंडल्स अब ये ऊपर गए हैं, आप इसमें ये इधर ये कौन सा 15th and 16th आप देखिए, एंड 17th का कैंडल देखिए, एक गैप है, वो आइलैंड रिवर्सल बोलते हैं। आइलैंड रिवर्सल इज वेरी पावरफुल इंडिकेटर। अगर 2 3 4 दिन उससे नीचे आने मार्केट नीचे आ रहा तो
तो आपको कंफर्मेशन होता है कि ये अभी इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड है। ये मेजर डाउन ट्रेंड है ये मालूम नहीं है, मगर इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंड तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आइलैंड रिवर्सल हुआ है। आइलैंड रिवर्सल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बोथ उसको अबेंडेंट बेबी भी बोलते हैं। वो एक दो कैंडल ऊपर रहेंगे, उसके बाद वो गैप डाउन करके वो उधर गैप ही, दे विल नॉट क्लोज द गैप आल्सो। सो ऐसा हो गया है मार्केट में। तो मार्केट में जो चल रहा है, लोग वो अगर रेलवे स्टॉक परचेज किए या डिफेंस स्टॉक परचेज किए, उसको तो कुछ उसको देयर इज नो कनेक्शन टू द मार्केट। बट निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों बहुत बहुत वीक है, एंड बैंक निफ्टी तो सरासर वीक है, एंड उसमें एचडीएफसी बैंक तो मैक्सिमम वीकनेस में पड़ा है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड एक्सिस बैंक। सो यू टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चलिए, तो मोटा मोटा सारांश ये है कि आप दोनों की हम सब एक ट्रैक में है कि मार्केट नीचे जा सकता है। अब जैसे उमेश भाई ने हमें बताया कि 20,500 ऊपर के लिए, नीचे के लिए मोटा मोटा 20,800 या 900 है। सर आपका भी लेवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 975 का लेवल दिख रहा है, 976.35। तो आपका भी वही लेवल है, राइट, इंटरमीडिएट वाला? मेरा मेरा लेवल ये है मुकेश भाई, कि कल लास्ट टाइम ही बताया, फर्स्ट सपोर्ट इज 21 दिसंबर का जो लो था, वो 21 दिसंबर का लो इधर था, ये जो वाला इधर दिखता है आपको? दिख रहा है सर। हाँ, तो ये सपोर्ट तो 20,976 फर्स्ट सपोर्ट होगा। ये ऐसा नहीं बोल सकते कि 20,976 जाके उधर रिवर्सल हो जाएगा, तो उधर हो जा सकता है, मैं गारंटी से नहीं बोल सकते। गारंटी तो सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं, हम तो आम आदमी है, हम तो गारंटी नहीं देख सकते। बट हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी अच्छा है कि 20,976। नेक्स्ट सपोर्ट किधर है? 20,515। वो क्या है? और इलेक्शन के दिन के बाद, रिजल्ट के बाद, वो जो मंडे हुआ, मंडे का लो, तो ये दोनों टारगेट रख के हम ट्रेड कर सकते हैं। और सर ऊपर का तो अपसाइड के लिए? हाँ सर, अपसाइड के लिए? हाँ, इस वही मैं बोल रहा था। अपसाइड के लिए आप देखिए, ये जो ट्यूसडे 23 जनवरी का जो 21,750 है, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक तो बजट का वीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है। तो मैंने सिर्फ प्राइसेस का नहीं दिख रहा हूं, मैं सेंटिमेंट एंड वेयर वी आर इन दी सीजनैलिटी, एंड ऑन 31st को फेड मीटिंग है, फर्स्ट को बजट है। तो नेक्स्ट वीक सिर्फ प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक्स देखे तो it may not give you the correct picture, but by and large this market clearly is a sell on strength market। वो 21,800 भी जाए, मैं सेल ही करूंगा। जब मैं एक्सेप्ट करूंगा कि 22,125 या 22,200, 22,250 जाएगा, तो मैं आई रिवर्स माय पोजीशन, अदरवाइज आई विल सेल ऑन स्ट्रेंथ। ओके, तो एज पर यू अभी एसओएस का ही पूरा माहौल चल रहा है, राइट? एसओएस के चल रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल सर, बहुत ही थैंक यू। आप दोनों को बहुत ही धन्यवाद कि आप दोनों ने अच्छे से समझाया कि अगले हफ्ते मार्केट का रुझान क्या हो सकता है। बट यस, ओवर द ऑल सर, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की ओर, जहां पे हम हर हफ्ते कवर करते हैं ट्रेडर्स के चैलेंजेस को। तो उमेश भाई, आप रेडी हो इस बार, इस हफ्ते? बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए सर, विजय सर, आपसे ही मैं शुरुआत करता हूँ। सर, अब छोटा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको कि सर, ग्लोबल इवेंट की वजह से आने वाला है, बड़े इंडेक्स शार्पली गिर रहा है, लेकिन आपका ट्रेंड एनालिसिस अभी भी बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। क्या आप अपने एनालिसिस पर भरोसा करेंगे या मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से आप अडॉप्ट करेंगे और अपने ट्रेड को ट्रेड करेंगे? तो एक कहावत है मार्केट में, भाव ही भगवान है। तो अगर भाव भगवान है बोले तो ये परमानेंट नहीं है, वो उस दिन के लिए भगवान है। भगवान तो चेंज होते रहते हैं, हाँ, बहुत सारे भगवान है हमारे पास हम तो तो उस दिन क्या हो रहा है वो देख के हम एक्शन लेने का हम प्रयत्न करेंगे। कि देखो, ये जो बोल रहे हैं, एक जो ग्लोबल में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा या कुछ इवेंट है, वो इवेंट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वो अमेरिका को अफेक्ट होगा, हमको नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। कभी भी वेरी रेयरली होता है कि अमेरिका एक दफा गया, हमने एक दूसरे डायरेक्शन में गए।
ये सिर्फ वो हांगकांग में हो रहा है अभी, हांगकांग में हो रहा है कि पूरा जगत में तो अनसर्टेनिटी है, मगर हांगकांग इज ट्रेडिंग एट 1997 लेवल, 1997। तो मैंने लॉन्ग पोजिशंस लिया हूँ हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज का। ईटीएफ चल रहे, 2 ईटीएफ है एनएसई में, तो मैं 10% मेरा कैपिटल उधर हांगकांग ईटीएफ पे डाला हूं, इररेस्पेक्टिव व्हाट हैपेंस इन द मार्केट, इररेस्पेक्टिव। क्योंकि क्या है, उधर तो नियरली 25 ईयर्स का लो पड़ा है लास्ट वीक। तो मैंने सोचा कि आरएसआई सेंटिमेंट, वो चाइना का क्या भी जो जो भी हो रहा है, तो वो अलग हो रहा है उधर। इधर जो डो जोन्स गिरेगा, निफ्टी गिरेगा, मगर उधर नहीं गिरेगा। तो वो सोच के मैं इधर शॉर्ट करूंगा, उधर लॉन्ग हो जाऊंगा, तो वो भी पेयर ट्रेड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि ये इधर है, इधर नेगेटिव है तो इधर उधर भी नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से। ओके, ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। अब उमेश भाई आप पे आते हैं, आपके लिए सवाल है मेरा कि एक सक्सेसफुल ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करने के लिए आप कौन सा स्पेसिफिक पैटर्न या सिग्नल देखते हैं? जैसा कि अभी आपने डाइवर्जेंस का बात किया, तो क्या आप सिर्फ डाइवर्जेंस पे ही बैठे रहते हैं या फिर यू हैव डिफरेंट पैटर्न्स और डिफरेंट इंडिकेटर्स जो सपोर्टिंग टूल आप यूज करें? थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, मैं कुछ बताना चाहूंगा इसमें कि मेरे पास बहुत सारे, मतलब अगर देखा जाए तो अगर मैं चार्ट पैटर्न करता हूँ, चार्ट चार्ट एनालिसिस करता हूँ, तो खुद की कुछ स्ट्रेटजीज होती है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास 16 टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें मैं फोकस करता हूँ। और जिसमें 8 हैं रिवर्सल के लिए जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करते हैं, 8 हैं जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करते हैं। एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में। इसके साथ साथ मैं कुछ पैटर्न्स फॉलो करता हूँ, जैसे डबल टॉप हो गया, ट्रिपल टॉप पैटर्न हो गया। इसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैं यूज करता हूँ। इसके अलावा मैं ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छी तरीके से राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज का यूज करता हूँ। ये कुछ सिलेक्टिव ही पैटर्न्स हैं जिसकी मैं एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करता हूँ। इंडिकेटर्स में मैं सिर्फ एमएससीडी यूज करता हूँ जो कि डाइवर्जेंस के लिए, आरएसआई भी मैं यूज करता था डाइवर्जेंस के लिए, बट सेम ही चीज है, मतलब उनके ओवरबॉट ओवर जो सोल्ड पे मैं काम नहीं करता था। देखिए, मेरे हिसाब से अगर किसी आदमी को बहुत दूर जाना है तो सामान उतना ही हल्का लेके चलना पड़ता है। तो मैंने बहुत हल्का सामान ले रखा है और उसके अकॉर्डिंगली काम करता हूँ। बाजार में ग्रेट। चाहे कुछ भी इवेंट हो, कैसा भी इवेंट हो, तो मेरे कुछ सिलेक्टिव पैटर्न्स हैं। अगर वो मुझे परमिशन देते हैं काम करने की तो मैं काम करूंगा, नहीं तो फिर खाली बैठ के बाजार वॉच करूंगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि डेली आपको ट्रेड करना है। और जब, हाँ, जब मेरी स्ट्रेटेजी काम कर रही है या मेरे पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली बाजार चल रहा है या पैटर्न्स फॉर्म हुआ है, ठीक है, तो ही फिर मैं उसके हिसाब से, या मेरा सेटअप है बेसिकली, उस सेटअप के हिसाब से ही काम करता हूँ। और जबरदस्ती का मैं कोई फालतू का ट्रेड नहीं करता। ग्रेट ग्रेट वंडरफुल। अब इसके ऊपर एक सवाल आ रहा है जो आप दोनों से है कि जैसे हमारे क्या क्या ट्रेडर को इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहिए? जैसे मान लीजिए आने वाले हफ्ते में इलेक्शन है, जिस दिन अच्छा ऊपर नीचे वॉलेटाइल होगा, उस दिन ना प्राइस काम करेगा, ना प्राइस एक्शन, ना कुछ और, कुछ भी काम नहीं करता उस दिन, इमोशन मोशन सब बह जाता है। तो क्या एक्चुअली में ट्रेडर को ट्रेड करना चाहिए? सैनिक सर आप बताइए, आपसे शुरू करते नहीं, ट्रेडर को ट्रेड करना चाहिए, उसका तो उससे ऊपर इस डिपेंड करता है। मैं तो रोज ट्रेड करता हूँ। ओके, ऐसा नहीं कि ये दिन नहीं ट्रेड करूंगा। मैं कब नहीं ट्रेड करूंगा बोले तो, जब मैं बहुत सारे अच्छे प्रॉफिट किया तो मैं नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं करूँ। ओके, तो आज भगवान की दया से मुझे अच्छी प्रॉफिट मिली है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दैट रूल आई शुड नॉट ट्रेड ऑन मंडे। मंडे। तो क्या है, मंडे को तो मैं फ्री मेरा ट्रेडिंग रूम दिखाता हूं मैं टेलीग्राम ग्रुप में, तो इसलिए मैं ट्रेड करूंगा मंडे। नहीं तो अगर बहुत अच्छी प्रॉफिट मिली तो डेफिनेटली आई विल नॉट ट्रेड। अगर 3 दिन लॉस किया तो मैं नेक्स्ट 2 डेज ट्रेड नहीं करता। ऐसा मेरा ग्रेट। फॉर्मूला है। ऐसा नहीं कि दैट इज द राइट फॉर्मूला, कंफर्टली, बट डेफिनेटली ऑन प्रॉफिट, वेरी बिग प्रॉफिट डे आई विल नॉट ट्रेड नेक्स्ट डे, आई शुड नॉट ट्रेड। क्योंकि क्या होता है, थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो नेक्स्ट वीक में मैं बोल रहा हूं कि जो भी देखो, मैं तो स्ट्रेटेजी, मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है कि SOS, सेल ऑन स्ट्रेंथ। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या इवेंट क्या होगा, क्योंकि प्राइस एक्शन दिखा रहा है, आज भी दिखा रहा है डो जोन्स पे या नास्डैक पे, S&P पे, ये उधर भी SOS चल रहा है। आप आज देखिए, एक अभी 9:30 हो गया है, अभी डो जोन्स नास्डैक वो ऊपर गए तो ऊपर से स्लोली नीचे आ रहा है। तो आज भी ऐसे चल रहा है उधर।
तो मेरे ख्याल से ये जो 2-3 दिन, ये जो हफ्ते में जो भी टॉप लगाए हैं, डो जोन्स, नैस्डैक, S&P, मेरे ख्याल से वो तगड़ा टॉप है इंटरमीडिएट के लिए। तो वो तो मुझे वो हिंट लेके मैंने ऐसे सोचा है कि नेक्स्ट वीक SOS स्ट्रेटजी ही करूंगा। और एक बात, ये जो चल रहा है कि ये बजट वीक है, कुछ बजट में कुछ धुआंधार धुआंधार कुछ होगा, आपको ये सोचना होगा कि ये फाइनल बजट है। मैडम निर्मला सीतारामन ने बताया हमको कि ये वोट ऑन अकाउंट है, कुछ बड़ा नहीं होगा। अगर मैडम ने ऐसा बताया तो हम क्यों सोचे कि बड़ा बड़ा स्कीम आएगा। तो थोड़ा बहुत तो आएंगे, मगर इतना नहीं कि ये फुल फ्लेज्ड बजट तो नहीं है। मैडम ने बताया कि हम जुलाई में आएंगे, वो टाइम पे हम बड़ा बजट बनाएंगे, बड़े बड़े स्कीम्स निकालेंगे। अभी तो मेरे ख्याल से मैं मैडम निर्मला सीतारमण को अच्छी तरह पहचानता हूँ। वो तो जो भी बोलते हैं सच्ची बोलते हैं। तो मुझे तो इतना उम्मीद नहीं है कि कुछ ना कुछ बड़ा हो जाएगा बजट में। तो अगर ये सोचो, अगर बड़ा नहीं हुआ तो मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। सब लोग हम लॉन्ग जाएंगे बजट में, बजट के दिन हम सबको बेच देंगे, सैनिक आएगा सैनिक को बेच देंगे या मुकेश को बेच देंगे। अगर बजट में कुछ नहीं आया तो कौन है, मुकेश भी नहीं आएंगे, सैनिक भी नहीं, वो बैठ के शॉर्ट करेंगे उस दिन। तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे ख्याल से मार्केट अभी भी ओवरबॉट है। ये प्राइस नीचे आए तो वो ओवरसोल्ड नहीं है, अभी भी ओवरबॉट है। क्योंकि जो सेल कर रहे हैं वो सिर्फ स्मार्ट मनी सेल कर रहे हैं। स्मार्ट मनी, वो पंटर लोग जो बैठे हैं, जो रेलवेज में, डिफेंस में या PSU बैंक्स में, वो सब अभी सेल नहीं कर रहे। 15%, 10% ऐसा बैठ के वो खरीद रहे। आज भी देखिए, रेलटेल बोल के एक कंपनी है, आज उसका रिजल्ट्स आए। वो रिजल्ट्स, दी टॉप लाइन क्या है क्वार्टर का, 10% इंक्रीज हुआ, बॉटम लाइन 8% डिक्रीज हुआ। अगर आप बॉटम लाइन देखें तो दिसंबर 2020 का क्वार्टर का और आज का ये क्वार्टर उससे कम है। 3 साल पहले जो रेलटेल ने प्रॉफिट बनाया, ये क्वार्टर का प्रॉफिट उससे कम है। बट क्या हुआ, स्टॉक प्राइस को 15% ऊपर गए। तो अगर बिना सोचे समझ के आप ऐसे परचेस करेंगे, नए बजट में आएगा कुछ रेलवे के लिए बोल के, अगर नहीं आया तो रेलटेल का क्या हालत होगा, आप ही सोचें। तो ऐसा सोच के हम स्ट्रैटेजी बनने का, या ऐसा नहीं कि अरे बजट आ रहा है तो चलो कूदो। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। तो उमेश भाई, आपने तो पहले क्लियर कट बता दिया कि भाई आपके ट्रेड पे आएगा तो आप करोगे नहीं करोगे, बट अगर इवेंट बेस्ड है तो क्या आप ट्रेड लेते हो, आप प्रेफर करते हो या फिर आप छोड़ देते हो? मेरे को ना नीतीश पवस्कर जी का डायलॉग याद आ रहा है। लास्ट ईयर उन्होंने बोला था कि बजट के दिन ट्रेड करके लोग अपने घर का बजट बिगाड़ देते। और ये डायलॉग पे इतना हंसा था, इस डायलॉग पे, ये नीतीश पवस्कर जी ने कहीं बोला था और मैं सुन रहा था उन्हें। तो देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि हाँ, लोगों को मतलब बेसिकली मैं करता हूँ ट्रेड, ऐसी बात नहीं करता, क्योंकि बड़ा उस दिन बड़ा एक्साइटमेंट होती है ट्रेड करने की। और बट हाँ, अपने सेटअप का भी ध्यान रखता हूँ। अगर सेटअप बना तो मैं काम करूंगा, सेटअप नहीं बना तो नहीं करूंगा। बट उस केस में हम क्या करते हैं, स्ट्रेटेजीज बना लेते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, आपको पता ही है सारी चीजें। प्रीमियम थोड़े हाई होते हैं उस टाइम पे, बट हाँ, जब लगता है ऐसा तो हम ऑप्शन की कुछ स्ट्रेटेजीज वगैरह बना लेते हैं। और जब नेकेड पोजीशन तब हम करते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे सेटअप के अकॉर्डिंगली बाजार चल रहा है, लग रहा है कोई पैटर्न बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। स्टॉप लॉस भी लगाते हैं। बिना स्टॉप लॉस के तो हम कभी भी कोई भी ट्रेड नहीं करते, चाहे हम ऑप्शंस का भी ट्रेड कर रहे हैं, नेकेड बाय पोजीशन बना रहे हैं, तो स्टॉप लॉस हम ऑप्शन में भी लगाते हैं। काफी लोग क्या करते हैं, वो जीरो होने का वेट करते हैं, हम जीरो होने का वेट नहीं करते, हम एसएल लगा के चलते हैं। हम्म। तो ट्रेड करता हूँ, सेटअप पे बना तो ट्रेड करूंगा, अगर नहीं बना तो नहीं करूंगा। बट हाँ, कुछ ना कुछ छेड़खानी तो उस दिन कर ही देता हूँ वैसे। वो तो ग्रेट ग्रेट, हो ही जाता है। ग्रेट ग्रेट। बट डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि गाइस, सैनिक सर को 30 + 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है और उमेश भाई को मोर देन 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ये एक्सपीरियंस ट्रेडर है, इसलिए ये डिसाइड कर सकते हैं। बट आप जो लोग देख रहे हैं, जो न्यूबी ट्रेडर है या फिर जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है, प्लीज आपको तो यही सलाह रहेगी हमारी तरफ से कि भैया आप लोग बिल्कुल भी ट्रेड ना करें उस दिन, आउट ऑफ द मार्केट रहे, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
उमेश भाई आप पे आते हैं, आपके आपके लिए एक कौन सा क्वेश्चन है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है मेरे लिए। यार आपने कभी कोई ऐसा ट्रेड एक्सपीरियंस किया है जिसमें आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ा हो और फिर सडनली आपने उसको वो आउट हो गए, फिर वहां से आपको क्या सीख मिला, मतलब आपने बाय क्या बहुत सेल क्या क्या सीख मिला, ऐसा बहुत कब हुआ बार आपके? ऐसा ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स हुआ है कि आपने ट्रेड बना लिया, फिर ट्रेड करने के बाद आप, अगर आप ट्रेड करने के बाद देख रहे हो कि मेरा ट्रेड सही है गलत है, एग्जाम पहले क्या होता है कि हमें ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस करनी पड़ती है, अगर आप ट्रेड लेने के बाद एनालिसिस कर रहे हो तो भैया एग्जिट हो जाओ, मेरा तो ऐसा मानना अभी ये भी है। होता है? हाँ होता है, कई बार होता है ऐसा। देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि 15 साल हो गए हैं काम करते हुए, 11 साल से मैं ट्रेड कर भी रहा हूँ, बट फिर भी गलतियां तो होती हैं, क्योंकि हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर दिन आपको बाजार जो है वो कुछ ना कुछ सिखाएगा, चाहे आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है चाहे 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो विजय सर मेरी बात से शायद एग्री होंगे, और बाजार आपको सिखाएगा, 100%। और कई बार गलतियां होती हैं कि आपने ट्रेड कर दिया, ट्रेड करने के बाद आप चार्ट देख रहे हो कि अब मेरा ट्रेड सही था, तो अगर आप ये सोच रहे हो तो भैया एग्जिट कर दो पोजीशन से, मेरा मानना ये है, मैं एग्जिट कर देता हूँ। ग्रेट ग्रेट, सैनिक सर कुछ आप भी ऐड ऑन करें इस नहीं नहीं, जो उमेश सर बोल रहे हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस 33 ईयर्स। ओके, 33 ईयर्स से क्या है, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस आदमी हूँ और स्टूडेंट हूँ मार्केट का। नहीं, ऐसा नहीं कि ह्यूमिलिटी से मैं बोल रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ। क्यों क्यों स्टूडेंट हूँ, क्यों मास्टर नहीं हूँ? मास्टर बोले तो वो कुछ गलती नहीं करते, स्टूडेंट ही गलती करते हैं। तो हम रोज गलती करें तो हम मास्टर कैसे बन सकते हैं? हम स्टूडेंट ही बन सकते हैं। हम अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे नए नए मिस्टेक्स हमको रोज रेगुलरली हम नए नए मिस्टेक्स करते हैं, ऐसा नहीं पुरानी मिस्टेक्स ही करते हैं। अभी आज देखिए, तो मुझे मालूम है कि ये जो, ना मुझे मालूम है, एक्सपीरियंस से बता रहा है कि ये जो रिवर्सल हो जाएगा 130 को, मैंने ऐसा कुछ एक्शन नहीं लिया। मुझे मुझे ऑलमोस्ट सर्टेनली गारंटी है कि, ऑलमोस्ट सर्टेनली है कि ऊपर जाएगा, मैंने नहीं लिया। तो अगर आप देखें तो आप बोल सकते हैं वो गलती की आपने। आप अगर वो लॉन्ग गए थे तो आपको पैसा मिलता था। मोर देन 100 and odd पॉइंट्स गिरा, 100 पॉइंट्स उछला वो टाइम पे। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज लॉस बहुत सारे होते हैं, वो भी मिस्टेक ही, अंडर मिस्टेक्स ओनली वी हैव टू क्लासिफाई। क्योंकि एज ए पे? ट्रेडर, ये ऐसा क्यों कि आप पैसा बनाया तो यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टर्मिनल, तो आप थोड़ा बहुत यू कैन ट्राई योर लक बिकॉज योर एक्सपीरियंस इज देयर। तो ऐसा ये रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हम तो सिर्फ स्टूडेंट है सर, हम एक्सपर्ट तो नहीं है। एक्सपर्ट तो सीएनबीसी में है। नहीं सर, अगर आप स्टूडेंट है तो उमेश भाई, आप और हम तो फिर अभी बच्चे हैं। नहीं नहीं वी आर ऐसा न्यूबॉर्न नहीं, बेबीज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट है तो सर हम ये देखो, हम एक ही क्लास में 4 साल पढ़े हैं। आप उमेश सर, आप एक एक साल में आप नेक्स्ट क्लास को जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि नहीं नहीं, बट स्टिल वी कैन से कि सर आप अभी एमकॉम कर रहे हो और हम लोग अभी क्लास 10th या 12th में हैं। इतना तो डिफरेंस ले ही सकते नहीं हैं। नहीं हाँ। चलिए, जोक्स पार्ट, अगले सर, सर सर आप पे आते हैं। जैसे कि आप इन्वेस्टर भी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन नहीं बोल सकता बट यस एक क्वेश्चन है। या जब एक ऐसा स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रांग है लेकिन शॉर्ट टर्म में हैवी लॉसेस शो कर रहा हो, आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? हाँ, वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन और रेलेवेंट क्वेश्चन। मैं एक बोलूं कि मैं ओवरऑल मार्केट पे बेरिश हूँ। ओके, एसओएस कर रहा हूँ एज ए ट्रेडर, मगर मेरी इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो, मेरी फैमिली पोर्टफोलियो वगैरह देखे तो वी आर 90% इन्वेस्टेड। 90%। ओके, 10% तो कैश में हूँ, नहीं तो नॉर्मली आई एम 100% इन्वेस्टेड। सो 90% आई एम इन्वेस्टेड। 90% में अराउंड 70% इन इंडियन स्टॉक्स, 10% इन हांगकांग का स्टॉक ETF, एंड 10% इन गोल्ड एंड सिल्वर, तो एंड 10% इन कैश। ऐसा मेरा पोर्टफोलियो है आज भी। तो ये पोर्टफोलियो, जितना भी होमवर्क करूं, जितना भी होमवर्क करूं, ये एटलीस्ट 3 out of 10 वो फालतू कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। मैं एक बताता हूं आपको, ये मैंने बहुत स्टडी करके एक टाटा केमिकल्स मैंने परचेस किया। पर तो 1060 को मैंने परचेस किया, वो 1100 कुछ गया, 1120 कुछ गया, थोड़ा बहुत मैंने सेल किया, और 1060 को है अगेन परचेस किया। तो उसको बोलते हैं जॉबिंग। तो मैंने तो
2 दिन पहले धड़ाम बोल के 1000 को आया। तो ये अगर कोई बोलेगा कि आप स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाए, मैं तो इन्वेस्टर हूं उधर, मैं ट्रेडर नहीं, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने फुल फंडामेंटल्स देखा है टाटा केमिकल्स का। वो कुछ 8 पी पे चल रहा है, 8 या 10 पी पे चल रहा है, एंड टाटा का कंपनी है, एंड इट इज नॉट पॉपुलर कंपनी। बहुत लोग ये इधर इस पे नहीं चढ़े, जैसे डिफेंस हो या रेलवेज हो, कोई देखता भी नहीं वो टाटा केमिकल्स क्या करता है। वो टाटा केमिकल्स नमक, टाटा सॉल्ट उधर से आता है, उसके अलावा बहुत सारे बहुत कुछ करते हैं वो टाटा केमिकल। तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने आज भी कुछ ऐसा ट्रेडिंग किया, मेरा कोर पोजीशंस ऐसा ही रहेगा, क्योंकि अगर मैंने इतना स्टडी किया है तो मैं कैसे क्यों बेचूं कि 10,000 को मैं स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाऊं, अगर 1040 को गया है तो क्या करूं वो टाइम। तो ये मैंने देखा है मेरा एक्सपीरियंस से, अगर आपने बहुत स्टडी करके फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स को परचेज किए तो आपको फिक्र मत करनी, फिक्र कभी भी नहीं करनी। तो ऐसे मेरे पास अभी 25 स्टॉक्स है, उसमें तो 4-5 ऐसे है। मैंने एक नमूना टाटा केमिकल्स को का बताया कि आप ये 2 दिन में ऐसा हुआ। ये एक और एक है पीआई इंडस्ट्रीज, वो भी धड़ाम बोल के बहुत गिरा, उसके बाद मैंने परचेस किया, 100 रुपए ऊपर गया और मेरे रेट के पास ही आया है अभी। तो मैंने सोचा कि अच्छा कंपनी है, रख दूं, ये ऐसा नहीं कि ये बेच दूं और नेक्स्ट टाइम अगर वो हम बेचें तो क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि बेचे तो हमारा कंसंट्रेशन उधर से जाता है, और 3-4 मंथ्स के बाद देखते हैं वो ऊपर गया होगा। तो हमारा पोजीशंस कायम रखना पड़ता है, नहीं तो यू विल मिस दैट अपॉर्चुनिटी। हम्म। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नहीं सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने एग्जांपल भी दिया। चलिए अब आखिरी 2-3 सवाल बचे हुए हैं, कवर करते हैं फटाफट। उमेश भाई, आपके लिए सवाल है कि यार डे ट्रेडिंग में आप देखो एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर हो, आप डे ट्रेडिंग भी करते हो सर, डे ट्रेडिंग में कंटिन्यू सक्सेसफुल होने के लिए आपने कौन सा आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटेजी या प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया और कितना वक्त लगा है? क्योंकि जहां तक हमें पता है एवरी मंथ लाख्स लैक्स लैक्स में डीमेट अकाउंट्स खोल रहे हैं और हर दूसरा बंदा डे ट्रेडिंग में घुसना चाह रहा है। फ्लैश भी होता है, 10 में से 9 फेल हो रहे, 10 में से 9 डूब रहे हैं। तो यार मैं चाहता हूँ सर, आप भी करते हो सैनिक सर, तो यार ये जो आपके पास जो आज गुत्थी है सर, कितना समय लगा, कितना वक्त लगा, थोड़ा ये बताएं। उमेश भाई, आपसे चालू करेंगे। देखिए, अगर मैं डे ट्रेडिंग की बात करूंगा तो अगर हम बात करते हैं तो डे ट्रेडिंग सबसे बाद की चीज होती है जो हमें करनी होती है। सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर आप इक्विटी में काम करते हैं। आप मतलब आज खरीद के थोड़े से दिन बाद आप सेल करते हैं, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए। या फिर आप अगर चार्टिंग भी कर रहे हैं तो पहले आप डेली चार्ट पे काम करते हैं। और डे ट्रेडिंग की बात करें तो बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं बोलना चाहूंगा, जैसे हम 15 मिनट्स के चार्ट पे काम करते हैं, 30 मिनट्स के चार्ट पे काम करते हैं, तो वो फास्ट होता है। आपको डिसीजन बहुत फास्ट लेने पड़ते हैं। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो आपका डिसीजन थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम है। बट डे ट्रेडिंग में क्या होता है, डे ट्रेडिंग में आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है। आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी कौन सी कैंडल बनी, कैसे काम करना है, क्या चीज है। तो डे ट्रेडिंग एक्सपर्टीज मतलब एक्सपीरियंस के बाद आती है। बट हम्म। काफी लोग है रिटेल ट्रेडर है, वो स्टार्टिंग में आके इंटरडे ट्रेडिंग या फिर जॉबिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उस वजह से उन्हें ज्यादातर लॉस होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो जैसे काम करते हुए 12, 13, 15 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए। बट डे ट्रेडिंग के बारे में बात करूं तो मुझे एटलीस्ट मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि मैं स्लो लर्नर हूं। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा था डे ट्रेडिंग करते हुए। और डे ट्रेडिंग के बाद जो सक्सेसफुल मतलब एक कहते हैं कि एक्यूरेसी, ट्रेड्स में एक्यूरेसी, उसमें भी मेरे को टाइम लगा था। बट फिर भी मैं आज भी ये कहूंगा कि मैं सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा मैं मास्टर बन गया या फिर मेरे को सब कुछ आ गया। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, कहीं ना कहीं सीख रहा हूँ मैं। तो टाइम तो लगता है, ये तो सर टाइम क्वेश्चन टेकिंग। मेरा ये है उमेश भाई कि क्या सीख रहे हो, किस एरिया किस एंगल में सीख रहे हो, साइकोलॉजी एस्पेक्ट से सीख रहे हो या फिर ट्रेडिंग में आप स्ट्रेटेजी डाल के इन्हेंसमेंट कर रहे हो वहां सीख रहे हो, मतलब कौन सा एंगल बचा हुआ जो आप बोल रहे हो नहीं मैं अभी भी सीख रहा हूँ? देखिए, क्या है, स्ट्रेटेजीज तो मैं बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ उसमें। जैसे अगर आप बात करेंगे, जैसे ऑप्शन की बहुत सारी मल्टीपल स्ट्रेटेजीज होती हैं, तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी तो नहीं यूज कर रहा। मैं थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स पे ना प्रॉफिट राइटिंग का थोड़ा सोच रहा हूँ। रीजन उसका क्या हम्म। है, देखो, मैं बात करूँ तो देखो, मैं ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ, बट मैं ऑप्शन बाइंग उससे बहुत ज्यादा करता हूँ।
तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो कई बार आपको आईवी भी चेक करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई ऑलरेडी प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है, आपने बाइंग कर लिया, आपने निफ्टी बाय कर लिया, निफ्टी की कोई कॉल बाय कर ली, पता चला निफ्टी तो परफॉर्म अच्छा कर रहा है फ्यूचर में, बट आपका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। तो प्रीमियम। उसके अगेंस्ट में मैं क्या स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ, वो मैं कहीं ना कहीं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज अगर मैं बात करूँ तो वो ये है कि मेरे को स्टॉप लॉसेस कैसे लेने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे काम कर रहा हूँ या 30 मिनट के चार्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे स्टॉप लॉस कैसे लेने हैं मैं वो भी देखता हूँ। क्योंकि प्रॉफिट की हर कोई सोचता है बट लॉस की कोई नहीं सोचता। लॉस भी बहुत जरूरी है। लॉस 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 लेना एक्चुअल में बहुत जरूरी है। तो मैं हम्म। कई बार स्टॉप लॉस भी कहीं ना कहीं चेंजेस करने, मैं स्टॉप लॉस पे बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ कि मैं कम स्टॉप लॉस पे प्रॉफिट ज्यादा कैसे ले पाऊँ। और ग्रेट। मेरा जो मेन मकसद होता है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट राइडिंग है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग ट्रेडर हूँ। मैं मतलब प्रॉफिट बहुत जल्दी कट नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रेड बनाया और मेरे अगर फेवर में चल रहा है तो मैं वहां पे एवरेजिंग करता हूँ प्रॉफिट में, और कोशिश करता हूँ कि मैं उसको राइट करके जाऊँ। वंडरफुल वंडरफुल, नहीं बहुत बढ़िया। सैनिक सर प्लीज अब आप थोड़ा सा टिप्पणी। या थोड़ा लंबा रहेगा मेरा आंसर। पहला बैकग्राउंड, जब मैं लेक्चर करता था कॉलेजेस में, मैं ये बताता था कि आपको तीन काइंड्स ऑफ एंट्री है मार्केट में। एक तो इन्वेस्टर, एक तो स्विंग ट्रेडिंग, और एक तो डे ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टर कैसा होता है रहता है बोल के, तो आप तो तिरुपति गए होंगे। तिरुपति अगर गए होंगे तो एक तो माउंटेन क्लाइम करके जाने का, बालाजी देखने के लिए। तो वो तो है 13 किलोमीटर कुछ है ऐसा। तो कभी कभी क्या होता है, अगर आप चढ़ के जाएंगे तो आपको 3 घंटे या 3.5 घंटे में आप तिरुपति से तिरुमला जाएंगे, जा सकते हैं। तो अगर आप देखें तो वो भी कष्ट है, ऐसा नहीं कि आसानी से आप जा सकते हैं। आप पैदल पे जाए गए तो मगर क्या है, मोस्टली आप जा सकते हैं। आई मीन अगर आप एबल बॉडीड पर्सन है, तो आप बूढ़े हो या आपको चलने का आता ही नहीं, तो आपको कष्ट होगा, आप नहीं जा सकते। मगर 70% ऑफ द पीपल विल रीच इन 3 आवर्स, ऐसा है। तो वो इन्वेस्टिंग है। क्योंकि क्या है, आपको फेथ रखना पड़ता है, आपको थोड़ा बहुत तंदुरुस्ती रहना पड़ता है, और आपके पास वो पाथवे है, स्ट्रेटेजी। आप चढ़ के स्लोली एंड स्टेडीली विल रीच, दैट इज व्हाट इन्वेस्टर विल डू। आपको बालाजी मिल जाएगा। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो है जो हमारा ये हिमालयस है। हिमालयस में आप अगर कोई माउंटेन को चढ़ेंगे तो आपको क्या चाहिए, आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, आपको तंदुरुस्ती अच्छी, एक्चुअली मच बेटर तंदुरुस्ती चाहिए, प्लस यू विल नीड इक्विपमेंट। ऐसा नहीं कि तुम तिरुपति में जाने का कुछ इक्विपमेंट नहीं चाहिए, उधर इधर तो इक्विपमेंट चाहिए। एंड यू नीड लॉट ऑफ लक। उधर लक कम है। उधर भी आप फिसल के गिर जा सकते हैं, मगर गिर सकते हैं। मगर इधर तो इधर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपने पास इक्विपमेंट एंड लक नहीं हो। तो डे ट्रेडिंग क्या है? डे ट्रेडिंग है ये माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने, वो भी बिना ऑक्सीजन। तो कितने लोग ऐसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं विदाउट ऑक्सीजन? मेरे ख्याल से 100-200, इतना ही। अगर 1000 लोग माउंट एवरेस्ट को पार किया तो मैक्सिमम मे बी 1% विल गो टू विदाउट ऑक्सीजन, ऐसा। तो यू नीड इक्विपमेंट, यू नीड यू नीड स्ट्रेटजी, यू नीड लक, यू नीड सो मेनी थिंग्स टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। तो डे ट्रेडिंग ऐसा है। तो I start always as an investor, so macro, then you come to medium, then you come to focus. मैं ये बोलता हूँ, ये एक आश्चर्यजनक बात बोलता हूँ आपको। मैं डे ट्रेडिंग 1995 से शुरू किया। स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड डे ट्रेडिंग 95। मैं आया मार्केट में 91 से। मुझे कुछ ट्रेडिंग ही नहीं करता था, ट्रेडिंग ही नहीं करता, सिर्फ ब्रोकिंग करता था, सब ब्रोकिंग करता था, और रिंग पे उस दिन वो टाइम। तो मैंने जब आया, मैंने बहुत प्रॉब्लम्स हुई, मैंने सीखा, मैंने सोचा, मैंने सीखा। 2020 में ये कोविड का जमाना है, तो बहुत सारे लोग आ गए, कूद गए, और वो बहुत पैसा बनाए। तो
2022 में किसी ने मुझे पूछा, तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, बताइए, आप ये भाषण देते हैं, आप ज्ञान देते हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? तो मैंने बोला कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 2020 मार्च से 2021 मई तक मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 100% है, 100%। तो वो बोला, ये क्या बड़ी बात है, आप तो 30 साल का एक्सपीरियंस हो। अरे ये रॉबिनहुड ट्रेडर्स उसका भी 100% ही है। तो एवरी मंथ आप एनएवी देखे तो एवरी मंथ आप उस वो एनएवी बढ़ता ही चला जाता है, वो जो भी रॉबिनहुड ट्रेडर, बिकॉज दैट टाइम वाज एवरीबडी वाज मेड मनी। सो आई टोल्ड देम 14 मंथ्स में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 100% लॉस का था, लॉस। एवरी मंथ मेरा लॉस था 14 मंथ्स के लिए। जब किसको पता नहीं वो मार्केट में कूद के पैसा बना रहे थे, मैं इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी 14 महीने मैं दिन भर ऐसे ही, एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस, एक दिन, अगर महीने एंड ऑफ द मंथ इफ यू सी लॉस 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 लॉस, तो मैं कैसा वो झेला पोजीशन साइजिंग। अगर पोजीशन साइजिंग मुझे नहीं आता था और मैंने वो डिसिप्लिन नहीं था, तो मैं कभी भी आई वुड हैव गॉन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स एक पोजीशन से। सही। सेकंड, कॉन्फिडेंस कि मैं अच्छा ट्रेडर हूं, मैं सीख सकता हूं, ये कुछ लक मेरा अच्छा नहीं है, एक काल बोलते हैं ना, ये शनि देव की, या कुछ भी बोलो, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं और थोड़ा बहुत मेहनत को करूं। तो एवरी मंथ आई ट्राइड, एवरी मंथ आई फेल्ड 14 मंथ्स। तो एक दिन मुझे ये मैंने सोचा कि इतना ट्राई किया, इतना एक्सपीरियंस है, फिर भी मेरा कुछ नहीं चल रहा है। तो आज देखिए, ये मैं ऐसा, मैं आई डोंट लाइक टू बोस्ट, मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड एवरी मंथ आई पुट इट ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप एंड ऑन माय ट्विटर हैंडल। लास्ट 16 मंथ्स और कुछ ऐसा, एवरी मंथ इज प्रॉफिटेबल, देन ट्राई 85% प्रॉफिट इन एवरी मंथ, 85%। मैं कभी भी जिंदगी में बिफोर 2020 आई नेवर मेड प्रॉफिट फॉर मोर देन 60%, more than 60, but between 20 and 2021 I made 100% loss. Now within last 12-14 months I am making 80% profit. तो क्यों हो सकता है? क्योंकि whatever I learned, whatever I suffered at that time, I put that into action. तो थोड़ा बहुत I put that, now luck also is there. It is not only my education experience, नहीं, luck भी चाहिए। luck is very important, people forget it, people forget that luck. अगर आपके बीवी से झगड़ा हुआ तो आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, तो यू विल मेक ए मिस्टेक, कितना भी, सो ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत सही कहा सर। ऐसा मतलब ट्रेडर को हर वक्त तैयार रहना, या लोग सोचते हैं कब ट्रेड करना है, मैं डिसाइड करता हूँ भाई मुझे किस दिन ट्रेड नहीं करना है। जैसे मैंग सर मेरे मेंटर है, तो वो भी बताते हैं भाई जिस दिन बीवी से झगड़ा होगा ट्रेड मत कर, जिस दिन तेरा दिमाग खराब है, काम ज्यादा प्रेशर है, ट्रेड मत कर, जिस दिन तेरा कुत्ता मर गया ट्रेड मत कर, जिस दिन तू बीमार है ट्रेड मत कर, जिस दिन तेरा बच्चा भी हमारे ट्रेड मत कर। सो बहुत सारी चीजें, जब माइंड है सर, ट्रेडिंग ऐसा फील्ड है कि यार हमें रिलैक्स रह के, जब आप पूरा बेटर रहेंगे तब आप सही ट्रेड, सही डिसीजन सही समय पे ले पाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा सर आज बात करके। बट यस, आखिरी सवाल है यार, एक मेरे सब्सक्राइबर का सवाल है, जिसका सवाल मैंने पिछले हफ्ते भी लिया था और मैं इस हफ्ते भी ले रहा हूँ। और यार ओवर ट्रेडिंग, उमेश भाई आपसे फिर चालू करेंगे, थोड़ा इधर भी देख ले। हाँ उमेश भाई, यार ये बताओ कि यार ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचा जाए भाई? ऐसा कोई बुक है, कोई तरीका है यार? मतलब ये सर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है यार। जब एक छोटा ट्रेडर कैपिटल लेके आता है ना 10 या 15 हजार रुपए, तो वो बोलता है सर मैं दिन के 2 हजार 3 हजार 5 हजार तक निकाल ले रहा हूँ। लेकिन सर उसके बाद एक ट्रेड ऐसा आता है ना, मैं एंड में -2 हजार में बंद कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीड एंड ओवर ट्रेडिंग। तो सर इसका यार थोड़ा बताओ कि आप लोगों ने क्या सॉल्यूशन पाया, कैसे आपने काम किया, क्या तरीका अप्लाई किया, जो हमारे जितने भी दर्शक है वो देख पाए, स्पेशली जिसने मुझे रिक्वेस्ट किया है यार भाई आपके लिए भी है। उमेश भाई और सैनिक सर से इनपुट ले लेते हैं और बाकी आप अप्लाई करना। उमेश भाई आप बताओ यार। देखो, ओवर ट्रेडिंग मैंने भी करी है, ये गलतियां मैंने भी करी है। और ये गलतियां पहले होती क्यों है? सबसे पहली बात ये होती है जब आपके पास प्रॉपर तरीके से नॉलेज या फिर एजुकेशन नहीं होती। पहली बात, जब आपको ये होता है कि आप एक गोल लेकर आ जाते हो बाजार में, या एक टारगेट लेके आ जाते हो कि मुझे तो भैया ये मुझे आज तो 2,000 रुपये कमाने हैं, आज मुझे 2,000 रुपये कमाने हैं। और वो 2,000 रुपये कमाने के चक्कर में आप बार बार बटन से छेड़खानी करते हो।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे साइकोलॉजी कहीं ना कहीं मैटर करती है इस चीज में। तो देखो क्या होता है ना कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्रिकेट मैच में क्या होता है कि बॉलर आता है, सोचता है बैट्समैन को आउट करूंगा, तो शुरू की 2 बॉलों पे छक्के पड़ जाते हैं, तो बॉलर ये सोचता है कि भगवान अगली बॉल पे छक्का ना पड़े, यही होता है। तो क्या होता है ना कि बैट्समैन ने बॉलर के आउट करने की साइकोलॉजी को चेंज कर दिया। ऐसे ही क्या होता है कि जो हमारा जो ट्रेडर होता है, ट्रेडर भाई होते हैं, वो आते हैं सुबह कि भैया आज तो 2,000 रुपये कमाने हैं, नहा धो के आए, पूजा करके टीका लगा के कि आज तो 2,000 रुपये कमाने हैं। तो शुरू में इसके क्या होते हैं कि एक दो स्टॉप लॉस कट जाते हैं, तो बस वो उसको कवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेड करते रहते हैं। बेसिकली ओवर ट्रेडिंग जो होती है वो लॉस को कवर करने के चक्कर में ज्यादा होती है कि लॉस हो गया, 500 रुपए का नुकसान हो गया, 10,000 रुपए पड़े हैं, फिर 1,000 रुपए का हो गया, 1,000 रुपए का लॉस हो गया, मुझे कैसे हो गया, मैं तो प्रॉफिट करने आया था। अब मैं जो 3:30 बजे ना, 3:30 बजे तक जब बाजार खत्म होगा तब तक मैं अपना लॉस कवर करूंगा। तो लॉस कवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेड वो फिर बहुत सारी गलतियां करते जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो ये है कि ओवर ट्रेडिंग बेसिकली अवॉइड करनी चाहिए, बट ओवर ट्रेडिंग अवॉइड तब होगी जब आपके पास प्रॉपर एजुकेशन होगी, प्रॉपर सेटअप होगा। और कोशिश ये करिए कि क्वांटिटी कम में काम करें, क्योंकि नए लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सीधा बोलते हैं कि फोन आते हैं कि सब 50,000 है मेरे पास, तो हम तो 50,000 की ट्रेड कर लेंगे, या मेरे पास 10 लाख पड़े हैं तो मैं 10 लाख की ट्रेडिंग कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। आप पहले कम पैसा लेकर आए, चाहे आपके पास 10 लाख हो चाहे आपका 5 लाख हो, आप 10,000 से स्टार्ट करिए, 10,000 को खत्म करिए 6 महीने तक। बट वो 10,000 6 महीने खत्म करे, वो 6 महीने वो 10,000 आपको बहुत कुछ सिखा के चले जाएंगे, फिर बाकी के पैसे से आप काफी पैसा बना सकते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि भाई आप अपने सेटअप पे काम करिए, जबरदस्ती की ट्रेडिंग ना करिए, और हमेशा बाजार को ही वॉच मत करते रहिए। क्योंकि क्या होता है, कई लोगों के साथ ये होता है कि मैंने प्रॉफिट कर लिया, चलो आज ट्रेड नहीं करूंगा, बट एकदम से वो मार्केट देखते हैं, फिर लगता है कि यार कुछ कर लेता हूँ, तो उसके चक्कर में फिर वो गलतियां करते रहते हैं। Well done. Great, great, great. Sanik sir, please, your input. Yeah, over trading actually happens most of the time, 90% of the time. अगर आपको मार्केट का कायदे कानून मालूम नहीं हो तो ये ओवर ट्रेडिंग होता है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो ओवर ट्रेडिंग कम करते हैं। वो लॉस कर सकते हैं एक्सपीरियंस भी, बट ओवर ट्रेडिंग कम करते हैं क्योंकि उसको कायदे कानून मालूम रहता है मार्केट का। ये जो लोग आते हैं, हम भी आए हैं ऐसा, तो वो टाइम में क्या होता है, मार्केट बोले तो हमको पैसा वो देगा क्योंकि मुझे मालूम है सब कुछ। वो ईगो रहता है, वो ईगो ही लॉस कर सकता है। तो जब हम ईगो को कॉन्कर करें, ये ईगो का कॉन्कर कर नहीं कर सकते कोई भी आदमी, ये गौतम बुद्ध हो जाएंगे अगर ईगो, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या है, हम कम कर सकते हैं ईगो, इतना ही कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग में यही यही प्रॉब्लम है कि मुझे आज ही पैसा चाहिए, अगर मैंने खोया तो आज ही चाहिए। तो ऐसा शुरू शुरू में सबको होता है ऐसा, क्योंकि क्या है, मैंने पैसा डाला है, अभी गया है, कैसा जा सकता है, मार्केट में सब लोग पैसा बना रहे हैं, मुझे कैसा जा सकता है बोल के दे विल ओवर ट्रेड। सो दैट इज, यू कैनॉट एस्केप दैट। बट अगर आपने कायदे कानून, इफ यू नो अबाउट द मार्केट दैट 90% of the people lose money first, second without studying enter किया तो, third is your position sizing, fourth choice of your stocks, fifth is your entry and exit before itself you should have। मैं रोज जब डे ट्रेडिंग करता हूं, आई नो माई स्टॉक्स, मेरा मेंटिस को मैं बताता हूं ये 15 स्टॉक्स में ही ट्रेड करूंगा, एंड आई नो द रेट्स, आई नो द रेंज, एंड वो रेंज में ही मैं करूंगा। एंड एक दफा मैं फुल बुलेट नहीं डालूंगा, वो ऐसा इन वन पोजिशन वी विल डू 3 times एवरेजिंग। एवरेजिंग गलत नहीं है इफ यू हैव द स्ट्रैटेजी टू एवरेज, सो देन यू विल नॉट गेट इनटू ट्रबल ऑफ ओवर ट्रेडिंग। उसके बाद भी मैं सब मेरा मेंटिस को बोलता हूं, मिनिमम 30% विल गो रॉन्ग, मिनिमम 10 ट्रेड्स में 3 ट्रेड्स तो गलत रहेंगे। आज भी मैंने 12 ट्रेड्स लिए, 2 ट्रेड्स गलत हुए। आज मेरा अच्छा दिन है, फिर भी 2 ट्रेड्स गलत हुए। तो हो सकता है, तो मुझे ये पहले ही तैयार करना पड़ता है कि आज मैं लॉस करूंगा, गारंटी। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है, तो मैं प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी जो है हाई प्रोबेबिलिटी करूंगा, लॉस जो गारंटी है कम करूंगा। वो करके करके
आ जाएगा आपको। ये ऐसा नहीं कि एक दिन में आ जाएगा या 2 दिन में, टाइम ऐसे ही होता है, बट लॉस तो होना ही है एक्सपीरियंस जितना भी है। तो ये ईगो थोड़ा बहुत कम किया तो हो सकता है आप अच्छे ट्रेडर्स बनेंगे। तो आपको मेंटर चाहिए, अगर मेंटर नहीं है तो बड़े प्रॉब्लम रहेगा। मुझे तो कोई मेंटर नहीं, मैं 30 साल से ढूंढ रहा हूँ, मैं मेंटरिंग कर रहा हूँ, मगर मुझे मेंटर नहीं। ये सही बात बोल रहा हूँ, मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ, आज भी। क्योंकि क्या है, मुझे भी सीखना है अभी। किसी और बोले तो मुझे अच्छा, आई कैन कॉन्सेंट्रेट क्विकली, या मैं ही पढ़ के बोले तो मैं स्लो हो जाऊंगा, इतना ही। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। सर बहुत ही अच्छा लगा ये ज्वाइन करके, आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल था। बट यस, अंततः मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा, अगर आप दोनों के पास 2 मिनट है इसी टॉपिक पे। मेरे हिसाब से सर ये होना चाहिए कि भाई सबसे पहले आपको डेवलप करना चाहिए स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन माइंडसेट। जब तक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन माइंडसेट नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपको डे में प्रॉफिट हो जाता है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, आपको फिर भी खुजली है, तो यार आप अपनी पोजीशन साइजिंग को आधा कर दो, या वो सिर्फ 25%, जैसे मान लो आप 5 लॉट पे करो तो भैया 1 लॉट पे करो, कम से कम खुजली शांत करो। उसके बाद धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस पे लाओ, और धीरे धीरे ही आपका, अगर आप प्रॉफिट करो अच्छी बात है, डिसिप्लिन में रहोगे, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा। अब इसके लिए बुक्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट पे, आप गूगल करो आपको मिल जाएगा। बट दिस इज द राइट वे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, अगर मैंने कुछ Yes. गलत नहीं कहा तो। नहीं नहीं करेक्ट। नहीं, राइट, करेक्ट, एब्सोल्युटली सही राइट। बात, सही बात। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू सर, इट्स बीन लवली टॉकिंग टू यू बोथ ऑफ यू गाइस, इट्स रियली वंडरफुल। कारणवश आज हमारे 3 अलग पैनलिस्ट नहीं आ पाए, उनके घर में पर्सनल इश्यूज थे, बट डेफिनेटली नेक्स्ट वीक हम फिर जुड़ेंगे, फिर कुछ नए सवाल के साथ, नए लेवल्स के साथ, एंड देन विल टॉक अबाउट इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस शो, थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू मुकेश, एंड गुड नाइट उमेश। गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट मुकेश जी।